क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। क्या अभी भी लोग दिवाली से नहीं निकल पाए हैं क्या? हैं? अरे तो छठ वाले सब थोड़े ही थे। हरियाणा पंजाब में कौन सा छठ मना रहे हैं? हैं? लोग लग रहा है अभी भी वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, है ना? मिठाई बची होगी दिवाली वाला। अच्छा, उसी को अभी सेवन में लोग लगे हैं, इसीलिए। चलो, तो यहाँ पे अब यही होगा, फिर लास्ट में फिर आएंगे जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तब फिर उनको समझ में फिर आएगा नहीं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पीछे मुड़ूंगा। तब तक तो पता चला कि हम लोग गांधीवाद के एक अच्छे खासे टॉपिक में हम लोग पहुँच जाएंगे उनके आने तक, क्योंकि उनकी आने की जो संभावनाएं हैं मुझे भी जहाँ तक दिख रही है वो मंडे से पहले नहीं, क्योंकि आराम से सैटरडे को चलेंगे, संडे को रेस्ट करेंगे, फिर मंडे से क्लास की शुरुआत की जाएगी। तो यह हम लोग देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन। अब क्रांतिकारी आंदोलन, अब देखो यहाँ भी एक चीज हमें ध्यान देना है। क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे पहले तो आखिर इसका उद्भव का कारण क्या है? इसका उद्भव का कारण क्या है? आखिर भारतीय युवाओं को क्यों क्रांति के रास्ता पर जाना पड़ा? क्यों क्रांति के रास्ता पर जाना पड़ा? इसके साथ साथ फिर यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ भी एक कोई ना कोई तो विचारधारा होगी। तो यह जो क्रांतिकारी जो विचारधारा है, यह कैसी विचारधारा है भाई? यह कैसी विचारधारा है? जैसे उदारवादियों की अपनी विचारधारा है, उग्रवादियों की अपनी विचारधारा है, गांधी की अपनी विचारधारा है। तो इन क्रांतिकारियों की क्या विचारधारा है? इनकी क्या विचारधारा है? ये क्या करना चाहते हैं? इनके फिर कार्यक्रम कैसे हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इनके कार्यक्रम कैसे रहे, इनके कार्यक्रम कैसे रहे, इनका क्या कार्यक्रम है, क्या करना है, कैसे करना है। इसके साथ साथ फिर इसका प्रसार कैसा रहा है। क्या यह केवल जो क्रांतिकारी हैं, क्या यह केवल भारत में है या फिर भारत से बाहर भी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका प्रसार किस प्रकार का हुआ और प्रसार का माध्यम क्या रहा। प्रसार का माध्यम क्या रहा, ये कैसी अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए पत्र पत्रिका होगा और उसके लिए संगठन भी बनेंगे। अब वह केंद्र कौन कौन सा है? तो इनका जो प्रसार, यह जो प्रसार इसका हुआ है, ये जो फैलाव हुआ है, वह केवल देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेशों में भी क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन वह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है। तो अब इस प्रकार से जब इतने संदर्भ में आप समझोगे, तब जाकर आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। जितना आप तोड़ो, देखो हमेशा किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वह कि उसका आप चीर फाड़ करो, ऑपरेशन करो। जितना आप उसे तोड़ो, जितना आप उसे डिवाइड करो, उतनी आसानी से आप खुद प्रश्न उठाओ, क्यों, कैसे, तब तक फिर वह समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आप थोड़ा सोचो, उसके लिए चिंतन भी जरूरी है। पर्याप्त केवल पढ़ लेना नहीं है, बल्कि पढ़ने के बाद फिर उस पर थोड़ा सा आप सोचो, उस पर थिंकिंग करो आप कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जहां यह आप सोचोगे कि आखिर इस रास्ते पर लोग क्यों गए, मान लो आप बहुत शांत हो और आगे चलकर आप हिंसक हो गए, क्यों हुए भाई? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो यह कोई अलग से तो दुनिया से आए हुए लोग नहीं हैं, भारतीय ही हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं। आखिर यह इस स्थिति तक क्यों आए, ये हिंसा की रास्ता को क्यों अख्तियार किए? तो उसके पीछे देश काल परिस्थिति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस समय की कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी जिन्हें इन्हें विवश किया होगा। पहले से चली आ रही जो विचारधारा है, वह विचारधारा
इनको आकर्षित नहीं कर पाई होगी, या वह लोकप्रिय नहीं रह पाई होगी, असफल हो गई होगी। तो आखिर यह क्यों, इसके उद्भव का कारण क्या है? तो इसके उद्भव में एक सबसे बड़ा कारण हम लोग यह जो देखते हैं कि जो उदारवादी राजनीति है और जो उग्रवादी राजनीति है, वह दोनों सफल नहीं रही। वह दोनों सफल नहीं रही। अगर उदारवादी एवं उग्रवादी राजनीति की असफलता, यह इसके एक उद्भव का कारण रहा होगा। अगर मान लो कि उदारवादी राजनीति सफल ही होती तो क्या ये उग्रवादी राजनीति हम करते क्या? अगर हमारे प्रार्थना पत्र देने से, अगर स्मरण पत्र देने से, अगर ब्रिटिश अपने नीतियों में परिवर्तन ले आते तो क्या हमें इस रास्ते पर आना पड़ता? क्या नहीं आना पड़ता? हमने प्रार्थना पत्र दिया, स्मरण पत्र दिया, हाथ जोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वे बदलने के लिए तैयार नहीं थे। तब हमने क्या किया? थोड़ा सा हम एग्रेसिव हुए। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि आंख झुकाकर बात कर रहे थे। उदारवादी वही है ना। आप कहीं प्रार्थना पत्र किसी को देने जाते हो तो ऐसे घूर कर देखते हुए क्या कि लो इसको रखो, नहीं तो फिर समझ जाना, ऐसा करते हो क्या? बल्कि आप हाथ जोड़कर कि भाई ये हमारी रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, यही किया जाता है ना। तो आज भी हम लोग इसका तो पालन करते ही हैं, लेकिन आप 10 बार देते हो और हर बार आपको डांट कर भगाया जा रहा है या आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, तब फिर एक दिन आप कैसे पहुंचोगे? थोड़ा सा उग्र होकर कि बार बार मैं आपको दे रहा हूं फिर भी आप नहीं देख रहे हो, आपके वैचारिक बदलाव हो जाएगा, विचारधारा थोड़ा बदल जाएगा। फिर आप आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करोगे। उसके बाद भी अगर नहीं सुना जाएगा तब फिर भी आप फूल ही लेकर जाते रहोगे कि उसके बाद हाथ में कुछ और होगा। तो यह फिर तो भाई हम लोग हैं तो ओरिजिन वहीं से, भूले थोड़े हैं अपना पुराना हथियार। आज भी हाथ में पत्थर उठता है पहले, क्योंकि ओरिजिन तो वहीं से है, पाषाण काल से ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तुरंत पत्थर पहले उठाते हैं। तो यह जो आप देख रहे हो कि अब हमने दोनों तरीके अपनाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ? हमारी बातों को सुनी गई? नहीं सुनी गई। यानी ये दोनों तरीके असफल हो गए, ये दोनों असफल रहे। उदारवाद पहले ही दम तोड़ चुका है। दूसरी ओर आप देख रहे हो कि जो उग्रवादी राजनीति है, जिसमें थोड़ी इन युवाओं को लगा कि हाँ भाई ये थोड़े गर्म मिजाजी लोग हैं, ये लगता है कि कुछ करेंगे, लेकिन इनकी बातों को भी नहीं सुना गया। तब लोगों ने फिर क्या कहा कि अब बम और पिस्तौल की आवाज सुनोगे? तब फिर आप देखते हो कि उदारवाद और उग्रवादी राजनीति की असफलता, ऐसे में लोगों को बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करना पड़ा। इस स्थिति में फिर हम बम और पिस्तौल की ओर लौटते हैं कि अब आप ऐसे नहीं सुन रहे हो, हाथ जोड़ने से नहीं सुन रहे हो, आंख दिखाने से नहीं सुन रहे हो, तो मारने से तो सुनोगे। तब फिर हम यहां पे क्रांति की रास्ता, हिंसा की बात करते हैं, तब हम हिंसा की बात करते हैं। तो एक तो इसके उद्भव के पीछे यह कारण रहा। अगर यह असफल नहीं होता, उदारवादी राजनीति असफल नहीं होती, तो उग्रवादी राजनीति का उद्भव नहीं होता, उग्रवादी राजनीति असफल नहीं होती, तो फिर हम क्रांति के रास्ते पर नहीं जाते। हमें लगता कि भाई चलो ये आंख दिखाने से ही हमारी बात को मान लिया है, हमारी दशा में सुधार होने लगा। इसके साथ साथ और कारण क्या है? तो सरकार की दमनात्मक कार्रवाई, सरकार की दमनात्मक कार्रवाई। अब सरकार भी क्या की? तो सरकार भी क्या की कि दमन के रास्ते को अख्तियार कर ली। अब आप देखो कि जिनकी थोड़ी बहुत, जिनमें इनकी जो आस्था थी, इनकी आस्था किस में होगी? थोड़ी बहुत जो इस विचारधारा के जो लोग हैं,
किन में आस्था होगी, उदारवादियों में या उग्रवादियों में? थोड़ी बहुत अगर झुकाव भी होगा तो किस में इनका होगा, उग्रवादियों में था। अब इनके साथ क्या किया जा रहा है, इनके साथ सरकार क्रूरता का व्यवहार कर रही है। बताओ, अरविंद घोष कहां सक्रिय राजनीति में इन्वॉल्व थे, पुलिस ने पकड़ी और ऐसा पुलिस का टॉर्चर हुआ उनके साथ, ऐसा थर्ड डिग्री इस्तेमाल हुआ कि उसके बाद वे छोड़ दिए राजनीति, जाकर संन्यास ले लिए, मठ में चले गए। भाई पुलिस टॉर्चर दर्शाता है। आप देख रहे हो कि तिलक को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, लोगों को देश निष्कासन की सजा दे दी जा रही है, देश से ही बाहर चले जाओ, इस देश में वापस नहीं आना है। अब ऐसे में लोग, कोई फ्रांस भाग रहा है, कोई अमेरिका भाग रहा है, क्योंकि हमें और कौन समर्थन देगा, जो ब्रिटिश विरोधी देश होगा, यूरोप में भी वही हमारा समर्थन करेगा। हम उस देश की ओर भागने लगे तो हम फ्रांस भागे, अमेरिका भागे, उन सारे क्षेत्रों में हम जाने लगे। अब यहां पे आप देखो तो अब ऐसी स्थिति में सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाई थी, इसने युवकों को, युवतियों को, उन्हें क्या किया, विद्रोही बना दिया। प्रीतिलता बाड़ोदकर विद्रोही बना दिया, कल्पना दत्त विद्रोही बना दिया। अब इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो पुलिस कार्रवाई है, सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाई है, इस सरकार की दमनात्मक कार्रवाई ने क्या किया, युवक एवं युवतियों को, युवक एवं युवतियों को क्या बना दिया, विद्रोही बना दिया, विद्रोही बनाया। क्यों इस विचारधारा का उद्भव हो रहा है, इसके पीछे एक यह भी कारण है, एक यह भी कारण है। अब इसके साथ साथ आप देखें, अरविंद घोष, अब इसके साथ साथ आप देखो तो आगे चलकर एक बार फिर युवकों को, इसी बीच में कुछ घटनाएं घटित हुई, हमने हिंसा का रास्ता अख्तियार किया। हिंसा के लिए यहां पे हमने क्या किया, आत्मविनाश की नीति अपनाया। आत्मविनाश की नीति कि मारेंगे और मर जाएंगे, डर कैसे पैदा नहीं होगा, तुम हमारे यहां शासन करने से डरोगे। लेकिन इसी बीच भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति का उद्भव हो गया, और वह व्यक्ति कौन है, गांधी। अब गांधी आए, और गांधी आए तो युवाओं को एक बार फिर थोड़ा लगा, क्योंकि कुछ और घटनाएं घटित हुई। 1916 को आप देखते हो कि 1916 का जो वर्ष है, उस समय होम रूल लीग का आयोजन किया जा रहा है। 1916 में कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता भी स्थापित की गई, और कांग्रेस का जो विभाजन था उस विभाजन को भी समाप्त कर दिया गया, और एक बार फिर से नरम दल और गरम दल एक मंच पर उपस्थित हो गए। प्रथम विश्व युद्ध कालीन परिस्थिति था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। अब ऐसे में भारत में एक आंदोलन की शुरुआत किया गया, जिसमें युवकों की बहुत बड़ी भूमिका रही, और वह आंदोलन था होम रूल लीग, जो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। सरकार पर काफी दबाव भी बना, और सरकार के द्वारा 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा भी सामने आया, जिसमें विधानमंडल के बात को स्वीकार किया गया, और डोमिनियन स्टेटस के लिए यह था कि भाई डोमिनियन स्टेटस भारत को प्रदान किया जाए। हुआ कि ठीक है, हम विचार करेंगे। अभी चूंकि युद्धकालीन परिस्थिति है, युद्ध के बाद ऐसा विचार किया जाएगा। अब तिलक के ऊपर एक केस लग जाता है, एनी बेसेंट आंदोलन को समाप्त कर देती हैं कि भाई सरकार हमारी बात मान ली, मॉन्टेग्यू घोषणा आ गया। अब एनी बेसेंट आंदोलन को स्थगित कर देती हैं। उधर तिलक के ऊपर मानहानि का केस तिलक ने मानहानि का केस लगाया था। एक था विंस्टन चर्चिल, जिसने कहा था तिलक को भारतीय अशांति का जनक, तो वह उसके ऊपर मानहानि का केस लगाए थे कि भाई हमें अशांति का जनक क्यों कह दिए। तो वह उस केस को लड़ने के लिए चले जाते हैं लंदन,
उस बीच यह आंदोलन भी, तिलक का लीग भी भंग हो गया। अब ऐसे में फिर से युवाओं में एक बड़ा मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुआ। लेकिन इसी बीच भारतीय राजनीति में गांधी का आगमन हो गया और गांधी चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सारे आंदोलन कर के सफल आंदोलन के रूप में स्थापित कर दिए। आगे चलकर रॉलेट सत्याग्रह गांधी किए। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई। फिर से देश में युवाओं में काफी निराशा की भावना उत्पन्न हुई और ऐसे स्थिति में गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, युवाओं से आह्वान किया, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में होम रूल लीग के सदस्यों की उसमें भागीदारी थी। ये प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे हुए था एक साल स्टेटमेंट में कि गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका होम रूल लीग के सदस्यों ने निभाया। तो अब स्टेटमेंट था, यह 2-3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसी में एक स्टेटमेंट यह भी था। तो यह बिल्कुल सही है कि गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका होम रूल लीग के सदस्यों ने निभाया था। तो यहां आप देखते हो कि जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने की गांधी ने जब घोषणा किया, तो उसमें गांधी ने कहा कि आप मुझे 1 वर्ष दे, मैं आपको आजादी दूंगा, लेकिन आंदोलन हमारी विचारधारा और रणनीति पर आधारित होगा। युवाओं को बड़ा उम्मीद लगा गांधी से कि यह व्यक्ति कुछ करेगा, और इस व्यक्ति का इतिहास रहा है कि इसने जो भी छिटपुट आंदोलन किया, छोटा मोटा, सफल रहा है। युवा बहुत विश्वास के साथ जुड़े। उसमें सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में भागीदारी विद्यार्थियों ने यहां भी निभाया, और विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा भागीदारी इसके पहले के आंदोलन में भी था, स्वदेशी आंदोलन में भी। अब यहां पे आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया जाता है चौरी चौरा घटना के कारण, जिससे युवाओं में बड़ा मोहभंग हुआ। लोगों को लगा कि फिर से ठगे गए, ये सारे ठग मंडल हैं, पहले उग्रवादियों ने हमें ठगा, अब देखो ये गांधी भी ठग रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी थी आंदोलन को भंग करने की। अब ऐसे स्थिति में युवाओं के पास कुछ बचा क्या? एक विचारधारा से वह जुड़े थे गांधीवाद की ओर, उनका आकर्षण बढ़ा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? गांधीवाद से युवाओं में क्या हो गया? मोहभंग हो गया। गांधीवाद से युवाओं में मोहभंग हो गया। अब युवा फिर से हिंसा की रास्ता की ओर निकल पड़े। उसी समय आप पढ़ोगे, एक उपन्यास है प्रेमचंद का गोदान, और उस गोदान में भी वह उसी समय का उपन्यास है। प्रेमचंद उसी समय लिख रहे हैं, 1936 में प्रकाशित होता है, और उसमें प्रेमचंद लिखे हैं, उसमें प्रेमचंद ने जो पात्र को जो गढ़ा है, तो पहले आप देखो कि उसमें दिखाई देगा कि कैसे गांधीवाद से मोहभंग हो रहा है। यानी उसमें एक पात्र है होरी, जो किसान है, एक पात्र है राय साहब, जो जमींदार हैं, और जब होरी और राय साहब में वार्तालाप होती है, तो उसमें राय साहब बतलाते हैं कि होरी, तुम्हें क्या लगता है कि हम शोषक हैं? हमारी भी स्थिति तुम्हारे समान ही है, तुम हमारे समक्ष घुटने टेकते हो, हम कहीं और घुटने टेकते हैं। अगर तुम हम किसानों से ना लें तो हमारी भी तो जमींदारी समाप्त हो जाएगी, हमारी जो फिर शान बान है वो सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वहां भी तो सूर्यास्त कानून लागू है कि एक निश्चित तिथि को सूर्य ढलने से पहले अगर लगान के कोई अंश या संपूर्ण लगान जमा नहीं करेंगे तो हमारी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो मजबूरी बस हम भी क्रूरता करते हैं। दोनों के बीच वार्तालाप है, बहुत सारे उसमें रहस्य है, बहुत सारे उसमें घटनाओं का मोड़ भी है। उसी में मेहता भी हैं, मिल मालिक हैं, गन्ना मिल मालिक, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किसानों की क्या दुर्दशा है। उसी में आप देखते हो कि प्रेम प्रसंग भी है, एक किसान की व्यथा को भी दिखाया गया है कि होरी एक किसान है और एक किसान की आकांक्षा वो है कि एक गाय खरीद ले। वह उसके जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है कि भाई हमारे दरवाजे पे भी एक गाय होनी चाहिए, और वह गाय पर पछाई गाय कहता है कि हमारे दरवाजे पे भी एक पछाई गाय, मतलब थोड़ी अच्छी सुडौल मोटी ताजी दूध देने वाली वैसी गाय एक हमारे दरवाजे पे भी बंदी होनी चाहिए। भाई एक जो किसान की जो व्यथा है,
किसान यह नहीं सोच रहा है कि हमें राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। वह इसी में खुश है कि हमारे दरवाजे पे एक गाय बंध जाए, हमारी यही खुशी है। थोड़ा बहुत उसमें लोभ भी दिखाया गया है। जब वह भोला के गाय को देखता है तो उसके अंदर एक लोभ भी जन्म लेता है कि इस गाय को, यह गाय हमारे पास होना चाहिए। उसने भोला से सौदा भी कर लिया कि हमारे बेटा से विवाह कर लो, गाय हमें दे दो, गोबर से विवाह कर लो, उसका बेटा है गोबर, होरी का बेटा। तो यह आपको अच्छा, उसमें धनिया का प्रेम प्रसंग भी है जो होरी की पत्नी है, जिसमें बड़ा होरी जब पहन उहन कर जाने लगता है, कोट बंडी उंडी डालता है, निकालता है, जो किसान के पास होता है, जो ग्रामीण जो हमारी पृष्ठभूमि है। आज के पहले अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही होता था कि जब लोगों के पास एक दो जोड़े कपड़े होते थे, वह निकालते थे जब कहीं जाना होता था। वो कपड़े का जो ये होता है ना, तो ये दिखा देता था कि ये कितने दिनों से दबा पड़ा है। उसका जो कपड़े का ऊपर जो जो प्रेस की जो लाइनें होती हैं, वह दिख जाता है कि कितने दिनों से कपड़ा बेचारा दबा पड़ा था, मौका मिला है इसको बाहर निकलने का। तो वह होरी जब निकाल के जाने लगता है तो वह धनिया पूछती भी है कि क्या बात है, कहीं ससुराल जा रहे हो क्या, साली भी तो नहीं है। तो थोड़ा सा अपना मजाक उजाक चलता है, प्रेम प्रसंग चलता है। उसमें होरी कहता भी है कि भाई उसके जवानी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि अब तो बूढ़े हो गए हो। तो उसमें होरी कहता है कि मनुष्य जो है वह सट्ठे पर पट्ठा होता है। फिर उसमें बड़ा दर्द, थोड़ा सा दर्दनाक उसमें स्थिति भी दिखाया गया है कि मैं उतने समय तक जीवित नहीं रहूंगा धनिया, अपना होरी बताता है, अपनी व्यथा दर्शाता है। तो वो सारी चीजें, अब उसमें जब आप देखो कि गांधीवाद से जो मोहभंग है, तो वह जब गोबर जब गांव छोड़कर वह शहर में चला जाता है, और शहर में जब जाता है गोबर, तो वह कहीं ना कहीं वही गांधीवाद से मोहभंग दिखाता है कि गोबर क्रांति की रास्ता पर आता है और मिल में आग लगा देता है, मिल में आग लगा देता है। तो वह कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अब गांधीवाद से लोगों में, जनताओं में, युवाओं में वह क्या हो रहा है, मोहभंग हो रहा है। लोगों का एक जुड़ाव बना था गांधी से, लेकिन अब गांधी से मोहभंग होने लगा और फिर युवा जो हैं वे हिंसा की रास्ता पर चल पड़ते हैं। लेकिन इस बार के युवा आत्मविनाश की नीति के साथ नहीं आते हैं। इस बार के युवा वह पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समाजवाद से प्रेरित हैं, उनके ऊपर बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव है, जो रूस में साम्यवादी क्रांति जो हुआ था 1917 में, वह उससे ग्रसित हैं। वह समाज के उत्थान की बात करते हैं, वह आर्थिक विकास की बात करते हैं, वह समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं। और उसमें आप देखते हो कि चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, भगवती चरण वोहरा हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ये सब पढ़े लिखे क्रांतिकारी हैं, अजीत सिंह हैं। तो ये सारे लोग जो एक बार फिर से हिंसा के रास्ता को अख्तियार करते हैं, और उसके लिए इन्होंने अलग तरीके अपनाए कि जो अलोकप्रिय अधिकारी है सिर्फ उसकी हत्या, किसी ऐसे सभी ब्रिटिश को नहीं मारना है। जैसे आप आदिवासी विद्रोह में देखोगे कि आदिवासी जो थे वह सबके दुश्मन नहीं थे, वे गरीब जो गैर आदिवासी क्षेत्र से आए हुए भारतीय थे उसको वह भगाने की बात नहीं करते थे। आदिवासियों ने कहा था कि दिक्कू भगाओ, दिक्कू यानी बाहरी तबके के लोगों को भगाओ, जिसमें जमींदार, साहूकार, महाजन जो उनका शोषण करते थे। लेकिन जो गरीब जो लोग थे उनको भगाने की वे बात नहीं करते थे। तो उसी तरीके से इन क्रांतिकारियों ने क्या किया कि इन क्रांतिकारियों ने टारगेट किया कि जो अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी है, जो भारतीयों को दंडित करता है, उन अधिकारियों की सिर्फ हत्या की जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम गुप्त समिति बनाएंगे, इसके लिए हम पत्र पत्रिका छापेंगे, इसके लिए हम संगठन बनाएंगे। अब इन सब के लिए धन की आवश्यकता होगी, वह धन कहां से लाएंगे, तो उसके लिए राजनीतिक डकैती डालेंगे। वह डकैती अपने पत्नी को आभूषण देने के लिए नहीं था, जो 1925 में डाला गया था, जो 1925 में ट्रेन डकैती जो की गई थी, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, 9 अगस्त 1925। तो वह सरकारी धन को प्राप्त करने के लिए था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहां पे राजनीतिक यानी राजनीतिक हत्या है। उन अधिकारियों की सिर्फ हत्या की जाएगी जो अलोकप्रिय हैं,
सरकारी खजानों को लूटा जाएगा, विदेशियों से सहयोग लिया जाएगा, जो ब्रिटिश विरोधी राष्ट्र हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा, लोग बम बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, उन राष्ट्रों से अस्त्र शस्त्र लाते हैं, इसके लिए धार्मिक कार्यक्रम को भी अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से यह इनका तरीका होता है। तो यहां पे हम लोग देखें कि अब इसके और भी कारण क्या, तो इसका कारण, क्योंकि ये 2 फेज में है, तो एक तो फर्स्ट फेज का यह हुआ जो फर्स्ट फेज का है। आगे चलकर आप देखते हो कि आगे चलकर जो क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव का कारण, तो इसके उद्भव का एक कारण और है जो अगले फेज में, क्योंकि 2 चरणों में घटित होता है। तो अगला फेज में वह है आपको बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा। बोल्शेविक, यह कहां हुआ? 1917 में रूस में। तो रूस की 1917 के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा, इनको यहां से भी प्रेरणा मिल रहा था। इनको लगा कि अगर मिलजुल कर हम भी अगर सरकार के विरुद्ध मिलकर अगर संगठित होकर विद्रोह करते हैं तो हमें भी सफलता मिलेगी। रूस में सफलता मिली है, हमें भी सफलता मिलेगी। इसमें सभी वर्गों के ही बात कर रहे हैं, किसानों के, मजदूरों के, सभी वर्गों की बात कर रहे हैं। तो यह भी इनके उद्भव का एक कारण हुआ कि रूस में बोल्शेविक क्रांति सफल हुई। रूस की बोल्शेविक क्रांति की सफलता, यह भी इनके उद्भव का एक कारण बना। उससे भी इन्हें एक प्रेरणा मिला, उससे भी इन्हें एक प्रेरणा मिला। इसके साथ साथ और कारण क्या है? तो एक और कारण है, और वह कारण है गांधीवाद से मोहभंग या गांधी के असहयोग आंदोलन की वापसी। गांधीवाद से मोहभंग, गांधीवाद से मोहभंग, यह भी इनके उद्भव का कारण हुआ। क्योंकि लोगों को गांधी में आस्था थी, लोग जुड़े थे, आंदोलन के हिस्सा बने थे, लेकिन गांधी ने क्या किया? एक छोटी सी घटना के कारण अखिल भारतीय स्तर के आंदोलन को, उसे गांधी ने स्थगित कर दिया, जिससे युवाओं में मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुई और युवा क्रांति के रास्ते को की ओर अग्रसर हुए। तो यह इसके उद्भव का कारण है, यह इसके उद्भव का कारण है, जिसके कारण देश में एक अलग राजनीति की शुरुआत हुई, जिसे कौन सी राजनीति कहा जा रहा है? क्रांतिकारी आतंकवाद। इसे क्या कहा जा रहा है? क्रांतिकारी आतंकवाद। इसे ही कहा जा रहा है क्रांतिकारी आतंकवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद। तो इसके उद्भव का यह कारण है। इसके यह तो है ही अंतर्राष्ट्रीय घटना। हाँ, रूस की शून्यवादी क्रांति भी उसमें है, ठीक है, वो भी क्रांति है। इसके साथ साथ आप देखो तो आयरलैंड की भी क्रांति है, उसमें वो सब है अंतर्राष्ट्रीय घटना में, वही सारी चीजें आएंगी। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि यह इसके उद्भव का कारण है, यह इसके उद्भव का कारण है। क्लियर है कि इसके उद्भव का कारण क्या है? लिख लेंगे या लिखवाना पड़ेगा? बस सेंटेंस देना है, अगर कहोगे तो मैं इसको लिखवाऊंगा, नहीं तो अगर हो जाएगा तो ठीक है। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? चलिए अब यहां पे हम लोग देखें तो अब इनका कार्यक्रम क्या था, यानी क्रांतिकारी आतंकवादी कार्यक्रम, क्रांतिकारी, हाँ विचारधारा पर भी आ रहे हैं, क्रांतिकारी आतंकवादी कार्यक्रम, आतंकवादी कार्यक्रम, कार्यक्रम। अब इनके कार्यक्रम क्या है? अब उद्भव हुआ तो एक करेंगे क्या? तो इनका कार्यक्रम क्या है? इनका कार्यक्रम है अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना, सभी की नहीं, अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की, ब्रिटिश अधिकारियों की, अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना, अधिकारियों की हत्या करना, अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना, यह इनका कार्यक्रम है। यह इनका कार्यक्रम है कि जो अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी हैं, उन अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों को क्या की जाएगी?
हत्या की जाएगी। इसके लिए और इनके कार्यक्रम क्या था? तो और कार्यक्रम था कि सरकारी खजानों को लूटना। सरकारी खजानों को लूटना क्यों भाई? तो राजनीतिक डकैती करना इनका कार्यक्रम है। राजनीतिक डकैती करना संसाधनों के लिए, आर्थिक संसाधनों के लिए, ऐसे लिख लोगे, आर्थिक संसाधनों के लिए, आर्थिक जरूरतों के लिए, आर्थिक जरूरतों के लिए, आर्थिक जरूरतों के लिए राजनीतिक डकैती, डकैती करना आर्थिक जरूरतों के लिए। क्या आर्थिक जरूरत था? तो पत्र पत्रिका छापा जाएगा, संगठन बनाया जाएगा। पैसे की जरूरत है या नहीं है? ये सब कोई संपन्न वर्ग के लोग नहीं थे, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। कहां से पैसा आएगा? क्योंकि किसी भी संगठन के लिए क्या जरूरी होता है? किसी भी संगठन के लिए जरूरी होता है कि आप उसका प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हो, आप कैसे लोगों तक उसकी पहुंच, कोई भी विचारधारा कैसे मजबूत होगा। क्या अकेले दम पर कोई विचारधारा मजबूत होता है क्या? बल्कि आप उसको कैसे लोकप्रिय बनाओगे। अब जैसे आप देखो कि बुद्ध, तो बुद्ध का था कि भाई जब उन्होंने, बुद्ध ने भी एक विचारधारा को लेकर आया, और जब अपने विचारधारा को लेकर आए जिसे बुद्धिज्म कहा जा रहा है, तो उस विचारधारा को अब प्रचार प्रसार तो करना था ना। कैसे लोग आखिर बौद्ध धर्म को अपनाएंगे भाई? आप जब तक उन तक अपनी बात को नहीं पहुंचाओगे, उससे अवगत नहीं कराओगे, तो लोग आपके अनुयायी कैसे बनेंगे? मेन काम है फॉलोअर्स। जैसे आज देखते हो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। कोई जय महाकाल करता है, कोई कसम खाता है, कोई कुछ और तरीके से पढ़ाता है, कोई ससुरा बुर्बक करते रहता है ना, अलग अलग। अरे बेवकूफ, अरे ससुरा, अब ये सब बताओ टर्म्स हैं कि आप यूपीएससी के वो दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो। लेकिन ये सब क्या है? एक फॉलोअर्स को बढ़ाना है, अपने अनुयायी को बढ़ाना है, कि आप कैसे अपने अनुयायी, अलग अलग तरीके हैं आज भी आप देख रहे हो पढ़ाने के, अलग अलग तरीके आप देख लोगे यूट्यूब पर, कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब बस यही बचा हुआ है कि लोग अभी पाषाण काल की ओर नहीं आए हैं। कुछ दिन में हो सकता है नाच गान करके लोग पढ़ाएं, हो सकता है कुछ दिन में पाषाण काल वाला रीति रिवाज लोग अपना ले, वस्त्र को भी हटा दें। तो यह सब कुछ भाई आपको कैसे अपने फॉलोअर्स को आप बढ़ाते हो, सबका वही तरीका है कि आप फॉलोअर्स को कैसे। अब इनका भी था कि भाई आप कैसे, कोई भी संगठन कैसे मजबूत होगा? लोगों से। अब अपने विचारों को पहुंचाना है, कैसे विचार को पहुंचाया जाए? तो उसके लिए संगठन की जरूरत है, उसके लिए पत्र पत्रिका की जरूरत है, कि पत्र पत्रिका के माध्यम से आप अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित करोगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि गुप्त होकर करना है, सरकार को भी पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, यहां पे क्या है कि हिंसा भी है, तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत है। तो इन सब के लिए क्या किया गया? राजनीतिक डकैती, कि हम सरकारी संपत्ति को लूटेंगे। पैसा कहां से लाएंगे? तो सरकारी। तो यह इनका कार्यक्रम है, इनके कार्यक्रम में यह था। इसके साथ साथ और क्या कार्यक्रम है? तो गुप्त समितियों का गठन करना, गुप्त समितियां बनाना, गुप्त समितियां बनाना, गुप्त समितियां बनाना, यह भी इनके कार्यक्रम में शामिल है। इसके साथ साथ और क्या? पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, पत्र पत्रिका, क्रांतिकारी पत्र पत्रिका संपादित करना, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी पत्र पत्रिका का संपादन करना, पत्र पत्रिका का संपादन करना, क्रांतिकारी पत्र पत्रिका का संपादन करना। और क्या? तो और इनके कार्यक्रम में क्या था? तो ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से, ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त करना, ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से
क्या करना? सहयोग प्राप्त करना, सहयोग प्राप्त करना, ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त करना, यह भी है। बम और हथियार एकत्रित करना, है ना, यानी आप कह सकते हो कि अस्त्र शस्त्र एकत्रित करना, अस्त्र शस्त्र एकत्रित करना, अस्त्र शस्त्र एकत्रित करना, यह भी इनके कार्यक्रम में शामिल है। इनके कार्यक्रम में धार्मिक आपको उत्सवों का आयोजन करना, यह भी इनके कार्यक्रम में शामिल है। धार्मिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, धार्मिक उत्सवों का आयोजन करना, उत्सवों का आयोजन करना, आयोजन करना, जिससे कि लोग एकत्रित हों, जैसे भी हो, जिससे कि लोगों में उत्साह भरा जाए, जैसे भी हो। तो यह सब आप देखते हो कि ये सब इनके कार्यक्रम में शामिल थे। इनके ये सब कार्यक्रम थे कि हमें क्या क्या करना है, तो हमें इस तरीके से अपने विचारधारा को मजबूत करना है, इस तरीके से हमें लोगों तक पहुंचना है, अपने अनुयायियों को बढ़ाना है। तो यह इनके कार्यक्रम में शामिल था। अब यहां जो इनकी जो विचारधारा है, अब इनकी विचारधारा क्या है? तो क्रांतिकारी आतंकवादी विचारधारा, क्रांतिकारी आतंकवादी विचारधारा, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी है यह आतंक के रास्ता को अख्तियार किए हैं। आतंकवादी विचारधारा, यह क्रांतिकारी आतंक के रास्ता को अख्तियार किए हैं। अब इनकी विचारधारा क्या है? तो यहां पे आप देखते हो कि एक तो इनकी विचारधारा है कि ये राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। लेकिन यह जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वह किस रूप का है? वह थोड़ा उग्र रूप को ग्रहण किए हुए है, वह थोड़ा एग्रेसिव है, उग्र राष्ट्रीयता की भावना है। दो नहीं तो मार देंगे, बम फोड़ देंगे, तो ये थोड़ा उग्र राष्ट्रीयता की भावना है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सामान्य राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, ये थोड़ा उग्र रूप में है। और शुरुआती चरण के जो क्रांतिकारी हैं वह इसी विचारधारा से ग्रसित हैं, वह उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से ग्रसित हैं, जो 19वीं सदी के प्रारंभिक चरण के। लेकिन बाद के जो क्रांतिकारी हैं इनकी विचारधारा में परिवर्तन आता है। और क्या? तो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, समाजवादी विचारधारा से भी यह प्रेरित है, क्योंकि रूस की साम्यवादी क्रांति से विशेष तौर पर प्रभावित है। जैसे आप देखो कि भगत सिंह समाजवादी हैं, चंद्रशेखर आजाद समाजवादी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल समाजवादी हैं। तो ये सब समाजवादी विचारधारा से भी प्रेरित हैं। यानी यह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ यह सामाजिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। इनमें एक अंतर है कि ये केवल यह नहीं कह रहे हैं कि भाई अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, ये बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे भी अंग्रेज हैं, बहुत ऐसे भी भारतीय हैं जो अंग्रेजों के रूप में हैं, वे गोरे नहीं हैं लेकिन वह भी उसी रूप में हैं, उनके भी रवैया वही है। तो यह जो क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी आप देखो तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ इनकी विचारधारा में हम यह भी देखते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही सामाजिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं।
सामाजिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही सामाजिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। यह सामाजिक स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखो तो यह उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। यह क्या बात कर रहे हैं? उद्योगों के, यह भी इनके विचारधारा में है, राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण की बात, यह पढ़े लिखे लोग हैं, इन क्रांतिकारियों का यह कहना था, उसी में लिख लोगे, इन क्रांतिकारियों का यह कहना था कि भारत में यह संघर्ष, इन क्रांतिकारियों का यह मानना था, कि भारत में यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा, इन क्रांतिकारियों का यह मानना था कि भारत में यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक, इन क्रांतिकारियों का यह मानना था कि भारत में यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए जनता का शोषण करते रहेंगे। इन क्रांतिकारियों का यह मानना था कि भारत में यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए जनता का शोषण करते रहेंगे। मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए जनता का शोषण करते रहेंगे। इस बात का भी कोई महत्व नहीं है कि वह शोषक, इस बात का भी कोई महत्व नहीं है कि वह शोषक अंग्रेज है या भारतीय। इस बात का भी कोई महत्व नहीं है कि वह शोषक अंग्रेज है या भारतीय। वह शोषक अंग्रेज है या भारतीय। इन क्रांतिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया था, वह शोषक अंग्रेज है या भारतीय। इन क्रांतिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया था, कि बम और पिस्तौल की राजनीति में हमारा विश्वास नहीं है। इन क्रांतिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया था कि बम और पिस्तौल की राजनीति में हमारा विश्वास नहीं है। बम और पिस्तौल की राजनीति में हमारा विश्वास नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य तो बम और पिस्तौल की राजनीति में हमारा विश्वास नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य तो किसानों और मजदूरों की शासन को स्थापित करना है। बम और पिस्तौल की राजनीति में हमारा विश्वास नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य तो किसानों और मजदूरों की शासन को स्थापित करना है। किसानों और मजदूरों के शासन को स्थापित करना है। बम और पिस्तौल की राजनीति में हमारा विश्वास नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ही हत्या नहीं कर रहे हैं, मजबूरी बस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम हत्यारे हैं। हमें बिल्कुल इसमें रत्ती भर विश्वास नहीं है कि किसी की हत्या करनी चाहिए। और हम सिर्फ क्योंकि हम लोगों ने सभी तरीके को अपनाया, लेकिन आप हमारी बात को सुन नहीं रहे हो। हमारे पास और कुछ विकल्प नहीं बचा अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। तब जाकर हमने बम और पिस्तौल को उठाया है। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि युवाओं को विशेषकर उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं, पिस्तौल का साथ छोड़ दो। उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए
कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करो। यह राम प्रसाद बिस्मिल कहे हैं। देश के युवाओं से इन्होंने यह बात कही है कि देश के युवाओं को बम और पिस्तौल की राजनीति छोड़ देनी चाहिए, पिस्तौल का साथ छोड़ देना चाहिए। हमें उसमें कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, बल्कि हमारा तो उद्देश्य है देश में स्वशासन को स्थापित करना। हमारा उद्देश्य है देश में स्वशासन को स्थापित करना। हमारा उद्देश्य है किसानों की दशा में सुधार लाना। हमारा उद्देश्य है मजदूरों की दशा में सुधार लाना। क्यों आखिर ये लोग गांधी के आंदोलन में हिस्सा बने? इसका यह एक बहुत बड़ा कारण था कि ये किसानों और मजदूरों की बात करते थे, और इसलिए ये गांधी के आंदोलन में हिस्सा बनते भी हैं। लेकिन उस आंदोलन के अकस्मात स्थगन से इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, जिसके कारण गांधीवाद से इनका मोहभंग हो जाता है। उदारवादियों में तो इनकी रत्ती भर भी आस्था नहीं थी, और उग्रवादी जो उबाल था वह भी देश में ठंडा पड़ चुका था। अब ऐसे में इनको एक व्यक्ति पर विश्वास लगा, क्योंकि गांधी में इन्होंने दोनों चीजों को देखा। और गांधीवाद को अगर आप देखो तो गांधीवाद हमने बतलाया था कि गांधीवाद जो है वह गांधीवाद क्या है, तो इसमें उदारवाद और उग्रवाद भी है, लेकिन उग्रवाद में से केवल यह नहीं है, यह नहीं है। यह गांधीवाद है कि गांधी भी पहले क्या कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं सरकार को। हर आंदोलन से पहले गांधी ने सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा है। उसके बाद कहें कि अब नहीं मानोगे तो देखो फिर हम आएंगे अब किस तरीके पर। फिर गांधी कौन से तरीके अपना रहे हैं? उग्रवादियों का तरीका कौन सा? निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग, बहिष्कार, स्वदेशी, रचनात्मक कार्यक्रम। तो इनमें दोनों का मिश्रण था, इनमें दोनों का मिश्रण था। गांधी किसानों की भी बात कर रहे हैं, मजदूरों की भी बात कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इनका जुड़ाव होगा, पढ़े लिखे लोग थे, इनका जुड़ाव हुआ गांधी से, बहुत उम्मीदें थी। लेकिन इनका उम्मीद जब टूटता दिखाई दिया तब इन्होंने फिर से क्रांति के रास्ते को अख्तियार किया। अब और कोई विकल्प नहीं बचा था। तब इन्होंने एक अपना तरीका निकाला कि अब तुम्हारे द्वारा भी कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, तुम भी उन्हीं के कैटेगरी में हो गए, अब हमें ही कुछ नए तरीके को विकसित करना होगा। अब हमें अलग संगठन बनाना होगा और अलग तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। तो इनके कार्यक्रम अलग हो जा रहे हैं। फिर इनके कार्यक्रम गांधीवादी कार्यक्रम नहीं रहे, इनके कार्यक्रम थोड़े से अलग हो गए। भगत सिंह को ही देख लो। भगत सिंह, उन्होंने, वह साम्यवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। भगत सिंह समाजवाद की बात करते थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा स्वयं कि हमारा जो क्रांति को लेकर उन्होंने जो स्पष्ट किया कि क्रांति क्या है, और उसमें भगत सिंह ने कहा कि क्रांति से हमारा आशय जनता के द्वारा लाए गए परिवर्तन से है। ऐसे भी क्रांति क्या है? परिवर्तन का द्योतक है। क्रांति हम किस घटना को कहते हैं? जब उस घटना से बड़े पैमाने पर व्यवस्था में बदलाव हो। क्रांति का मतलब खून खराबा नहीं। भगत सिंह कह रहे हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, हम हैं क्रांतिकारी, लेकिन क्रांति से हमारा आशय खून खराबों से नहीं है, बल्कि क्रांति से तो हमारा आशय व्यवस्था में बदलाव से है। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। उन्होंने स्वयं अदालत में कहा था कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उस अदालत में कहा था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था असेंबली बम कांड के बाद, तो उन्होंने उस अदालत में कहा था, क्रांति को स्पष्ट किया था, युवाओं को चेताया था
कि गलत रास्ते पर जाने से बचो, और नहीं तो देश को बहुत बड़ी क्षति होगी। अगर आप क्रांति से आशय यह लगाते हो कि क्रांति हिंसा है, क्रांति खून खराबा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्रांति खून खराबा नहीं है, और हमारा आशय क्रांति से बिल्कुल खून खराबा नहीं है, बल्कि क्रांति से हमारा आशय है अन्याय पर आधारित इस वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करना। बताओ कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा, स्पष्ट कर दिया कि क्रांति से हमारा आशय क्या है। आप मुझे गलत समझ रहे हो कि मैंने सैंडर्स को मारा, मैंने असेंबली में बम फेंका, आप भी बम फेंको सभी जगह जाकर, तो हमारा आशय उस हिंसा से नहीं है, मैं उसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, बल्कि हमारा तो क्रांति से जो आशय है वह आशय है कि अन्याय पर आधारित जो वर्तमान व्यवस्था है वह समाप्त होनी चाहिए, वह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। मजदूरों के हितों की बात होनी चाहिए, किसानों के हितों की बात होनी चाहिए। भगत सिंह को आप देखो तो एक धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे, जरा भी उनमें धार्मिक उनमें वो नहीं था कि वह आपको धर्म से जुड़े हुए थे, चिपके हुए थे, वो धर्मनिरपेक्ष थे। यह भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि भगत सिंह धार्मिकता से ग्रसित थे। उनके द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है नौजवान सभा। यह भगत सिंह के द्वारा स्थापित संगठन था, नौजवान सभा। इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी, और यह जो नौजवान सभा है, इसी से इनके चाचा भी जुड़े थे, अजीत सिंह, जिन्हें देश निष्कासन की सजा दे दी गई थी। अब जब यह जो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी 1926 में, 1926 में पंजाब में, लाहौर में, और जब इस सभा की इन्होंने स्थापना की थी तो इसके कुछ नियम कानून इन्होंने बनाया था भगत सिंह ने। इसकी सदस्यता के लिए यह नियम था कि इस सभा का जो भी सदस्य होगा वह किसी भी ऐसे संगठन अथवा ऐसे पार्टी से संबंधित नहीं होगा जो सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार करती हो। बताओ, इन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारी सभा की सदस्यता वही लेगा जो किसी ऐसे पार्टी या ऐसे संगठन से जो नहीं जुड़ा होगा, जो धार्मिकता का प्रचार प्रसार करती हो, वैसे लोग हमारी सभा की सदस्यता नहीं ग्रहण करें। तो भगत सिंह पूरी तरीके से यह धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी हैं। धर्म की जब आप इनको बंदी जीवन जब आप देखोगे तो एक व्यक्ति था जो अछूत था, जिसे हमारे समाज में अछूत माना जाता था। भगत सिंह अपने अंतिम समय में उसे भगत सिंह ने कहा कि दादा तुम मुझे रोटी बनाकर खिलाओगे, हमारी ये अंतिम इच्छा है। वह रोने लगता है, बोलता है भगत मुझसे अपराध मत करवाओ, मैं अछूत व्यक्ति, मैं कैसे रोटी तुमको दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि दादा मैं आपके हाथ से ही खाऊंगा, और उसके बाद वह खिलाता है और रोता है। तो भगत सिंह ऐसे व्यक्ति थे। इन्होंने जो असेंबली बम कांड भी किया, उस बम कांड के पीछे भी इनका उद्देश्य नहीं था, वह बम हत्या के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। और भगत सिंह ने स्पष्ट उसमें पर्चा में लिखकर फेंका भी था कि यह जो बम है यह केवल बहरे कान जो कान है उसको तक आवाज पहुंचाने के लिए है, क्योंकि अब आप हमारी और किसी भाषा को समझ नहीं पा रहे हो, और मुझे लगता है कि आप इसी के आदी हो, आपको ऐसी ही आवाज से सुनाई आती है, अब तो आप सुनोगे हमारी बात को। और इसलिए भगत सिंह ने वहां पे असेंबली में बम फेंका, और नहीं तो अगर वह बम लेकर जा सकते थे, बम फेंक सकते थे, तो वह भाग भी सकते थे। उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दी है, किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दी। और बम फेंका भी गया कैसे समय में,
जब भारत विरोधी 2 विधेयक उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किया जाने वाला था, जिसमें एक पब्लिक सेफ्टी बिल था और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। जब ये दोनों विधेयक जब पास किए जा रहे थे, जिसमें एक साम्यवादियों को भारत में रोकने के लिए था, जब ये दोनों विधेयक पास किए जा रहे थे जिसका भारतीय विरोध कर रहे थे, और उस समय हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन विठल भाई पटेल थे। उस समय भगत सिंह ने बम फेंका है और उसके बाद भगत सिंह ने गिरफ्तारियां दी, और वह गिरफ्तारी देकर वह जानते थे कि इस घटना को लेकर हमारे ऊपर कोई ऐसा अपराध नहीं ये साबित कर पाएंगे कि हमें मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन वह यह भी जानते थे कि ब्रिटिश हमें मृत्युदंड देंगे और वह किसी अन्य घटनाओं से हमें जोड़ेंगे, और उसके लिए भगत सिंह को जो फांसी दिया जा रहा है वह असेंबली बम कांड के लिए नहीं, बल्कि लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, जिसमें पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या का आरोपी उन्हें माना गया, और उस आधार पर भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा है। तो यहां पे आप देखो तो भगत सिंह ये कहते हैं कि प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वास की आलोचना करनी चाहिए। यह ऐसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि अगर आपको प्रगति करना है, विकास करना है, तो हर व्यक्ति को अंधविश्वास की आलोचना करनी ही होगी। इसी समय में आप देखते हो कि बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन भी बनते हैं। अब इन क्रांतिकारी संगठनों में जैसे अब इसका प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, तो यहां अगर हम लोग देखें तो एक तो हमने विचारधारा देखा कि क्रांतिकारियों का क्या विचारधारा, कार्यक्रम। अब इसका प्रसार कैसे किया जा रहा है, तो इसके प्रसार के लिए क्या किया जा रहा है, क्रांतिकारी आतंकवादी विचारधारा, आतंकवादी विचारधारा का प्रसार। अब इसके प्रसार के लिए क्या किया जा रहा है, कैसे इस विचारधारा को जनता तक पहुंचाई जाए, तो इसके लिए 2 तरीके अपनाए गए। क्या? एक पत्र पत्रिका और एक क्या, क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारी संगठन। अब देखो ये जो थोड़ा सा टॉपिक है ये थोड़ा प्रीलिम्स बेस्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाता है। अब यह जो क्रांतिकारी पत्र पत्रिका है और जो क्रांतिकारी संगठन है, यह केवल देश में ही स्थापित नहीं थे, बल्कि यह विदेशों में भी स्थापित किए गए। तो यह क्या हो रहा है, यह देश में भी स्थापित है और विदेश में भी स्थापित किया गया, चाहे वह पत्र पत्रिका हमारा हो या फिर हमारे संगठन हो। अब इसमें अगर देश में आप बात करो तो इसमें चाहे पत्र पत्रिका या क्रांतिकारी संगठन, तो इसमें जो क्षेत्र थे उसमें कुछ क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया। तो यहाँ पे बंगाल, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ पंजाब, इसके साथ साथ संयुक्त प्रांत, इसके साथ साथ दिल्ली। अब इन सब क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, तो क्रांतिकारी पत्र पत्रिका भी छापे जा रहे हैं और क्रांतिकारी संगठन भी बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार विदेशों में भी हम लोग देखते हैं। तो अगर विदेशों की बात करें तो विदेशों में आप देखो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, क्योंकि ये सब देश क्या है, ब्रिटिश विरोधी देश है। तो फ्रांस, अमेरिका, इन सब देशों में, कनाडा, इन सब देशों में क्या किया जा रहा है, पत्र पत्रिका और संगठन बनाए जा रहे हैं।
पत्र पत्रिका और संगठन बनाए जा रहे हैं। यहां तक कि इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा, ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा, उनके घर में जाकर संगठन बना लिया, उनके घर में भी संगठन बनाया। अब जैसे यहां अगर आप देखो तो अगर मैं बंगाल का बात करूं तो बंगाल में आप देखते हो कि जो क्रांतिकारी, अगर पत्रिका की मैं बात करूं, कि बंगाल से जो क्रांतिकारी पत्रिका जो प्रकाशित हो रहा है वह एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका था जिसका नाम था युगांतर। युगांतर बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका था जिसे भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष ने इसका संपादन किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष, यह पूछा हुआ प्रश्न है। युगांतर, युगांतर, तो इस पत्रिका का संपादन किसने किया? भूपेंद्र नाथ दत्त। अब ये सब थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मतलब लिखना तो मेंस में भी आप लिखोगे तो वहां पे शॉर्ट में आपको संक्षिप्त में चर्चा कर देना है कि क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए इन्होंने पत्र पत्रिका और संगठनों का उपयोग किया या सहारा लिया, जिसमें बहुत सारे पत्र पत्रिका देश में भी प्रकाशित किए गए तो विदेशों से भी प्रकाशित हुए। तो वहीं कुछ क्रांतिकारी संगठन देशों में भी बने, विदेशों में भी बने। अब उसमें कुछ क्रांतिकारी संगठन और पत्रिका का आप उल्लेख कर दोगे, वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अरविंद घोष के भाई थे बारिंद्र कुमार। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भूपेंद्र नाथ दत्त और कौन है? तो बारिंद्र कुमार घोष। अब ये बहुत क्रांतिकारी लोग थे ये दोनों, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र कुमार घोष। अब यह बंगाल से प्रकाशित होने वाला पत्रिका है युगांतर। इसे में कहा गया था बहुत महत्वपूर्ण एक बात, यह भी प्रश्न पूछे हुए हैं कि बल को बल के द्वारा रोको, शक्ति को कैसे रोको? शक्ति के द्वारा रोको। इसी युगांतर में कहा गया था कि हम लोग क्यों इतने शांत हैं? अगर 30 करोड़ भारतीय अपने 60 करोड़ हाथों को उठा ले तो उसी दिन भारत से ब्रिटिश गायब हो जाएंगे। 30 करोड़ भारतीय उस समय की जनसंख्या, जैसे आज मोदी जी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपनी जनसंख्या बतलाते हैं विदेश में जाते ही कि समझ जाना इतने बड़े जनसंख्या वाला देश है, व्यापार करना है या नहीं। तुरंत देश दबाव में आ जाता है। बोलते हैं ना, वहीं से स्टार्ट ही करते हैं कि भारत इतने अरब जनसंख्या वाला देश, उसके बाद तुरंत दूसरा देश दहशत में आ जाता है। अब बताओ न्यूजीलैंड, कल जो मैच हो रहा था, अब उस न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन ही 51 लाख है। अब वे जब भारत में आए होंगे, पता चला स्टेडियम में और उसके बाहर उतने लोग उनको मिले होंगे, उतने लोग उनको स्टेडियम और उसके बाहर मिले होंगे। पहली बार लोग इतने बड़े जन समुदाय को देख रहे होंगे। वो जिधर जाते होंगे उधर ही उनको 51 लाख लोग मिल जाते होंगे। तो उतनी छोटी सी जनसंख्या वाला देश। अच्छा, उस देश की खासियत क्या है कि वो पूरे 5 वर्ष केवल प्रैक्टिस करता है वर्ल्ड कप के लिए। अकेला एक ऐसा देश है न्यूजीलैंड जिसकी केवल स्वप्न ही है कि पूरे 5 वर्ष के लिए वर्ल्ड कप हमें जीतना है। तो उसी के लिए वो पूरा देश एकदम एक्टिव रहता है और वहां के लोगों में बड़ा वर्ल्ड कप को लेकर एक आकर्षण होता है। छोटे जनसंख्या वाला देश है। हमारे यहाँ पता चला कि उतनी बड़ी जनसंख्या तो देख मैच के विषय में जानते भी नहीं होंगे। जितनी उनके यहाँ की जनसंख्या है उतने तो ऐसे ही है, डीएक्टिव हैं, उससे ज्यादा, उससे 4 गुना कम से कम, है ना। तो यह अब अरे कल मैं देख रहा था कि मोबाइल पे रिकॉर्ड टूटा कि 5 करोड़ लोग तो केवल ऐसे ही देख रहे थे, हॉट स्टार पे देख रहे थे। बताओ, मतलब जितने की जनसंख्या उतना मोबाइल में, बाकी टीवी भी तो छोड़ दो, उतने लोग केवल मोबाइल में दिख रहे हैं, 5-7 करोड़ लोग। तो यह अब युगांतर में कहा गया कि अगर 30 करोड़ भारतीय अपने 60 करोड़ हाथ को उठा दें, केवल उठाना का मतलब क्या कि हम अंग्रेजों का किसी प्रकार से कोई सहयोग ना करें,
अब उठाने का मतलब ये ना कि हाथ उठाएं और अंग्रेजों पर बजाड़ दें, है ना, उसके बाद अंग्रेज दबकर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, युगांतर में कहा गया कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें हर स्तर पर इनका साथ छोड़ देना है, ये रहेंगे ही नहीं, यहाँ भाग खड़े होंगे। तो ये सब स्टेटमेंट कभी कभार प्रश्न पूछ देता है कि किस क्रांतिकारी पत्रिका में यह कहा गया कि 30 करोड़ भारतीय अगर 60 करोड़ हाथ को उठा दें तो भारत से ब्रिटिश स्वयं चले जाएंगे। तो यह युगांतर में कहा गया था, वहीं पे इन्वर्टेड कॉमा में लिख लोगे। इसी में यह कहा गया कि यदि 30 करोड़ भारतीय अपने औपनिवेशिक दमन और शोषण के विरुद्ध, यदि 30 करोड़ भारतीय अपने औपनिवेशिक दमन, 30 करोड़ भारतीय यदि अपने औपनिवेशिक दमन और शोषण के विरुद्ध, औपनिवेशिक दमन और शोषण के विरुद्ध 60 करोड़ हाथों को ऊपर उठा दें तो भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति उसी दिन हो जाएगी। तो भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति उसी दिन हो जाएगी, उसी दिन हो जाएगी। ब्रिटिश शासन की समाप्ति उसी दिन हो जाएगी। भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति उसी दिन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यह बंगाल का एक पत्रिका है, बहुत सारे युगांतर है, इसी तरीके से बंगाल से ही एक पत्रिका प्रकाशित होता था, यह भी क्रांतिकारियों के द्वारा, संध्या, यह भी आपको बहुत ही क्रांतिकारी पत्रिका था संध्या, जो बंगाल से ही प्रकाशित होता था। और संध्या जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया गया था आपको ब्रह्म बांधव उपाध्याय, यह थे इसके प्रकाशित करने वाले, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। यह भी प्रश्न पूछे हुए हैं, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या के प्रकाशन इन्होंने किया था, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये सब क्रांतिकारी पत्रिका है, युगांतर है, संध्या है। इसी प्रकार से आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र में, अगर मैं महाराष्ट्र का बात करूं तो महाराष्ट्र में आपको तिलक के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सा, केसरी और मराठा। तो केसरी महाराष्ट्र से प्रकाशित क्या हो रहा है, केसरी, मराठा, यह महाराष्ट्र से प्रकाशित पत्रिका है, केसरी और मराठा। अब इसी केसरी और मराठा में आप देखते हो कि पहली बार आपको क्या किया गया कि इसी में जो केसरी जो प्रकाशित होता था यह किस भाषा में, मराठी भाषा में, और मराठा जो प्रकाशित होता था वह किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। ध्यान देखना कि केसरी यह आपको मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और मराठी यह आपको किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। कभी कभी फंसा देता है क्वेश्चन यहाँ से, तो यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। और तिलक के एक पत्रिका जो केसरी है, केसरी में ही तिलक ने एक लेख लिखा था, तिलक ने एक लेख लिखा था केसरी में, और केसरी के इस लेख से ही जो चापेकर बंधु थे वह इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पुलिस, ये जो प्लेग कमिश्नर था उस प्लेग कमिश्नर की, सैंडे की, रैंडे, प्लेग कमिश्नर रैंडे, तो प्लेग कमिश्नर रैंडे की हत्या जो की जा रही है वह तिलक के मराठी केसरी में लिखित लेख के आधार पर। किसने किया था, चापेकर बंधु ने। किसने किया था, चापेकर बंधु। अब यह जो चापेकर बंधु थे यह कौन थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, तीन भाई थे जिन्होंने क्या किया, प्लेग कमिश्नर रैंडे की हत्या कर दी। प्लेग कमिश्नर रैंडे की हत्या की कब, 1897 में, 1897 में। क्रांतिकारी पत्रिका है, इसमें लिख लो ब्लेक कि तिलक
के मराठी तिलक के एक केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर ही तिलक के केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर ही चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंडे की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंडे की हत्या कर दी। प्लेग कमिश्नर रैंडे की हत्या कर दी। ये चापेकर बंधु कौन थे? कौन कौन? दामोदर हरि चापेकर, ध्यान देना, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। ये तीन भाई थे। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। और इन तीनों भाइयों ने क्या किया कि इस लेख से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंडे की गोली मारकर हत्या कर दी। ध्यान देना, यह भारत में होने वाली पहली राजनीतिक हत्या है। इसे पहली राजनीतिक हत्या माना गया है जो राजनीतिक कारणों से की गई है। तो यह भारत में होने वाली कौन सी है घटना? पहली राजनीतिक हत्या। पहली राजनीतिक हत्या यह आप देख रहे हो, पहली राजनीतिक हत्या की जा रही है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे पत्र पत्रिका प्रकाशित किए जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से बहुत सारे संगठन बनाए जा रहे हैं। अब इन संगठनों की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं। जैसे एक संगठन आपको स्थापित किया गया 1902 में, यह बंगाल में। कुछ महत्वपूर्ण संगठन भी हैं जिसमें यह जो बंगाल में स्थापित किया गया था संगठन 1902 में, इसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति यह बंगाल में स्थापित संगठन है। और इसमें जो भूमिका जो महत्वपूर्ण निभाए बरिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ। इसमें बरिंद्र कुमार घोष और भूमिका किसकी है? जतीन्द्र नाथ की। इस अनुशीलन समिति। इसके बाद आप देखते हो कि आगे चलकर एक और क्रांतिकारियों का संगठन बन रहा है और यह संगठन है 1924 का। और यह संगठन कहां? कानपुर, संयुक्त प्रांत कानपुर। अब यह जो संगठन बना यह कौन सा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह कानपुर में। और इससे जुड़े हुए कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल इसके अध्यक्ष थे। इसी में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र चटर्जी। तो इसके अध्यक्ष थे सचिंद्र नाथ सन्याल। इस संगठन के क्रांतिकारी संगठन है। अध्यक्ष कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और इसमें जो सदस्य के रूप में जो लोग थे, यह सदस्य के रूप में कौन कौन है? तो इसमें है आपको राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और जोगेश चंद्र चटर्जी। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह नहीं थे, ध्यान देना। चंद्रशेखर आजाद और कौन है? जोगेश चंद्र बनर्जी चटर्जी। ठीक है, क्या हुआ देखो। तो इसमें इस संगठन से जुड़े ये लोग थे
जोगेश चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी, 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 जोगेश चंद्र चटर्जी, यह इससे जुड़े लोग थे। तो इस प्रकार से आप देखो कि यह, अच्छा, इसी क्रांतिकारी संगठन के द्वारा क्या किया जा रहा है, यही HRA के द्वारा क्या किया जा रहा है, 1925 में काकोरी कांड किया गया था। काकोरी कांड, काकोरी कांड। काकोरी एक जगह है जहां पे 9 डाउन ट्रेन को लूटा गया था, जो सहारनपुर के पास है, लखनऊ सहारनपुर संभाग में पड़ता है। और यहीं पे काकोरी कांड में क्या हुआ, तो यहां पे क्या किया गया था, ट्रेन डकैती की गई थी, ट्रेन डकैती की गई थी काकोरी कांड में, ट्रेन डकैती, जिसमें आपको क्रांतिकारियों ने क्या किया कि क्रांतिकारियों के द्वारा इसमें आपको जो ट्रेन था उस ट्रेन को लूट लिया गया था, और इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। यह जो काकोरी कांड जो हुआ, इसमें जो गिरफ्तार लोग थे, इसके तहत जो मुकदमा चलाया गया, उसमें लिख लेना, मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इसमें जो गिरफ्तार लोग थे जिन्हें फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। फांसी इसमें किसको किसको दी गई, तो इस काकोरी कांड के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, रोशन सिंह, इन्हें फांसी दी गई थी। और इससे जो बच निकलने का काम किए थे वह थे चंद्रशेखर आजाद, वह भाग गए थे, वह भाग गए थे। तो यह आपको देखते हो। अब आगे चलकर फिर एक और संगठन बनाया जा रहा है। अब इस संगठन को सरकार क्या कर दी, प्रतिबंधित कर दी। क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण इसे सरकार के द्वारा बैंड कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जब प्रतिबंधित किया गया तो फिर अगला संगठन नाम बदल दिया गया 1928, और वह कौन सा, तो यह हो गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका गठन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान। यह आपको HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इसमें जो लोग थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद, ये सब शामिल थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग शामिल थे। और इसी संगठन के द्वारा फिर आगे चलकर एक और कांड किया जा रहा है, और वह कौन सा है, सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड, पुलिस कमिश्नर सैंडर्स को गोली मारी जा रही है इसी क्रांतिकारी संगठन के द्वारा 1928 में। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यह क्रांतिकारी संगठन है, यह क्रांतिकारी संगठन है। इसी प्रकार से एक और क्रांतिकारी संगठन है, जैसे 1902, 1924, एक और 1926 में भी हमने चर्चा किया ही था, और यह कौन सा था, नौजवान सभा। नौजवान सभा, यह भी क्रांतिकारी संगठन था। कहां पे, पंजाब में, लाहौर, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा। यह नौजवान सभा का गठन किया गया था, भगत सिंह और उन्हीं के चाचा थे। इससे जुड़े हुए कौन हैं, भगत सिंह, और भगत सिंह के चाचा थे कौन, अजीत सिंह, जिन्हें देश निर्वासित की सजा दे दी गई थी, देश निर्वासित की सजा दे दी गई थी। और फिर ये पहुंच जाते हैं फ्रांस, और फ्रांस पहुंचकर इन्होंने क्रांतिकारी विचारों को प्रचारित प्रसारित करने का काम किया। तो यह हमारे क्रांतिकारी थे। इसी प्रकार एक और संगठन है, एक और संगठन है जो बंगाल में स्थापित हो रहा है,
1930 कौन सा? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। किसके द्वारा? यह बंगाल में किसके द्वारा? मास्टर दा सूर्यसेन। सूर्यसेन जिन्हें क्या कहा जाता था? मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे। यह आपको इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह सूर्यसेन के द्वारा स्थापित किया गया था चटगांव में 1930 में। अब यहां आप देख रहे हो कि इस संगठन के द्वारा क्या किया गया कि एक घटना को अंजाम दिया गया जिसे कहा जाता है चटगांव शस्त्रागार लूट। चटगांव, अब तो चटगांव बांग्लादेश में चला गया। चटगांव शस्त्रागार लूट। इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें बहुत सारी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी संगठन से सूर्यसेन के जो संगठन है मास्टर दा, जो बंगाल में स्थापित था, इसी संगठन से बहुत सारी महिलाओं की बहुत बड़ी जुड़ाव थी। इसी में कुछ प्रमुख क्रांतिकारी महिला के रूप में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, आर्मी। तो यह जो आप देख रहे हो कि इसमें कुछ जुड़ी हुई जो महिलाएं थी, इसमें प्रीतिलता वाडेतकर, इसमें जो महिलाएं हैं प्रीतिलता वाडेतकर क्रांतिकारी महिला थी भाई ये सब। प्रीतिलता वाडेतकर, कल्पना दत्त, ये सब बहुत क्रांतिकारी महिला हैं। कल्पना दत्त इसी संगठन से जुड़ी हुई थी, प्रीतिलता वाडेतकर, कल्पना दत्त इसी से जुड़ी हुई थी। सुनीता चौधरी जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की गोली मारकर हत्या की, इसी से जुड़ी थी। शांति घोष, बीना दास, ये सारी क्रांतिकारी महिलाएं हैं, ये सारी क्रांतिकारी महिलाएं हैं। प्रीतिलता वाडेतकर, कल्पना दत्त, सुनीता चौधरी, शांति घोष, बीना दास। और इन लोगों के द्वारा आप देखोगे कि इन क्रांतिकारी महिलाओं के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की, उन अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या की जाती है, उन अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की जाती है। तो यह अच्छा, ये बड़ा अजीब घटना घटित होता है चटगांव का। जब स्वतंत्रता के बाद भी आप देखते हो, बड़ा ये क्षेत्र ही क्रांतिकारी क्षेत्र था। चटगांव बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र था। जब स्वतंत्रता के समय भी आप देखते हो कि जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है और माउंटबेटन के द्वारा बहुत तेजी से भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। मात्र वही ब्रिटिश जो भारत से जाना नहीं चाहते थे, मात्र 78 दिनों में विभाजन की योजना तैयार कर ली गई। आनन फानन में भागने की उनकी बेचैनी थी। जल्दी से एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया जिसे रेड क्लिफ लाइन कहा गया। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जिसमें रहने वाले लोगों को पता ही नहीं था कि हम भारत में हैं कि पाकिस्तान में हैं। चटगांव वैसा ही में एक था और यहाँ के लोग बड़ा क्रांतिकारी थे। होता क्या है कि जब 47 में आज़ादी हुई तो आज़ादी एक दिन पहले पाकिस्तान को मिली, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद। अब इसमें जो चटगांव के जो लोग थे, इनको पता ही नहीं कि हम भारत में हैं कि पाकिस्तान में। इन्होंने भारतीय झंडा को लहरा दिया। अब वो तो चला गया था पाकिस्तान में, वह क्षेत्र, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में था। अब इन लोगों ने वहां पे जब झंडा लहराया तो इनको पुलिस क्रूरता का सामना करना पड़ा और पुलिस के द्वारा वहां पे कार्रवाई की जाती है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। इन लोगों ने वहां भी हिंसक लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद बहुत सारे लोग उसी रात सीमा पार करके और ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और आज तक वह मुद्दा बना हुआ है। आज़ादी के बाद तक बहुत सारे लोग जो आए थे उस क्षेत्र से, तो ये उसमें बहुत सारे लोग, चटगांव बहुत विद्रोही क्षेत्र रहा था शुरू से ही, इसका अपना इतिहास रहा है। यहाँ की महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा निभाती है। सूर्यसेन लड़ते हुए मारे जाते हैं,
आत्मसमर्पण उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार से ये सब क्रांतिकारी लोग हैं। अब यहाँ पे जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन है, इन संगठनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है। अब इसी में आप देखो तो कुछ संगठन आपको विदेशों में भी स्थापित किए गए। तो जो विदेशों में जो संगठन बनाए गए, और विदेशों में भी क्या, तो कुछ क्षेत्र में विशेषकर, अब विदेशों में जैसे आप देखते हो कि लंदन में भी एक संगठन बनाया जा रहा है। तो विदेश में अगर क्रांतिकारी संगठन हम लोग देखें, विदेश में क्रांतिकारियों की भूमिका, तो इसमें एक तो हम लोग देखते हैं कि भाई ब्रिटेन में, ब्रिटेन, इसके साथ साथ फ्रांस, इसके साथ साथ अमेरिका, इसके साथ साथ कनाडा वाला जो क्षेत्र था वही सारा। तो ब्रिटेन में आप देख रहे हो कि ब्रिटेन में एक संगठन बनाया जा रहा है, और वह है इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। यह विदेश में स्थापित पहला क्रांतिकारी संगठन था। कौन सा? इंडियन होम रूल सोसाइटी। यह विदेश में स्थापित पहला क्रांतिकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ है? लंदन में। यह कब स्थापित हुआ था? 1905 में यह स्थापित हुआ था क्रांतिकारी संगठन। किसके द्वारा? तो यह हुआ था श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा यह संगठन स्थापित किया गया था। और इसी से इसका जो लक्ष्य था वह लक्ष्य था कि भाई हमें स्वराज प्राप्त करना है। अब इसमें आप देखोगे कि यह संगठन क्यों बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कि जो ब्रिटेन में जो भारतीय रह रहे हैं उनको एकजुट किया जाए। संगठन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करना। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को, ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करना, एकजुट करना, एकजुट करना, कि हम यहां से ब्रिटिश विरोधी प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसका यह उद्देश्य था। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वह थे अब्दुल्ला सुहरावर्दी। इसके तो अध्यक्ष थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इसके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सुहरावर्दी। उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला सुहरावर्दी, अब्दुल्ला सुहरा। अच्छा, इस संगठन के द्वारा एक बहुत बड़ा कांड किया जाता है। जैसे इन्हीं के द्वारा आप देखते हो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही क्या किया था कि एक और संगठन इन्होंने बनाया, इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में ही। इन्होंने क्या? इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और इसी इंडिया हाउस के जो सदस्य थे वह इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। वह थे आपको, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर आरोप लगता है कि आप भारत, यहाँ पे ब्रिटेन विरोधी गतिविधियों में आप संलग्न हो, और उन्हें ब्रिटेन से देश निष्कासित कर दिया जाता है, फ्रांस चले जाते हैं वे भागकर। अब उसके बाद फिर कौन भाई इसको देख रेख करे? तो इसी से फिर जुड़ गए कौन? क्रांतिकारी व्यक्ति वीडी सावरकर। सावरकर इसी से जुड़ते हैं, इंडिया हाउस से। जब श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां से चले जाते हैं, जब उन्हें लंदन छोड़ना पड़ता है, तब फिर उस संगठन से कौन जुड़ गए? वीडी सावरकर जुड़ गए, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर स्वतंत्र समर मराठी भाषा में पुस्तक प्रकाशित की थी। यही वीडी सावरकर लंदन में रहते हुए इन्होंने 1857 की क्रांति पर क्या किया? स्वातंत्र समर, स्वातंत्र समर, यह आपको मराठी भाषा में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी 1857 के रिवॉल्ट पर। इतना ही नहीं, इनसे पूछा हुआ प्रश्न है कि मैजिनी की आत्मकथा को किसने मराठी में अनुवाद किया था? वीडी सावरकर ने। इन्होंने ही क्या किया था? तो इन्होंने ही, मैजिनी कौन है?
यंग इटली का संस्थापक, मैजनी विचारक दार्शनिक, जो इटली के एकीकरण के लिए चिंतन व्यक्त किया, जिसने कहा कि हमारे ही हाथों इटली का सौभाग्य खुलेगा, युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और इसने एक संगठन बनाया था, मैजनी ने यंग इटली का गठन किया था, जिसमें था कि भाई जो 40 वर्ष से कम उम्र के युवक हैं सिर्फ वही इसकी सदस्यता लेंगे। तो यहां पे इन्होंने क्या किया कि मैजनी कि इन्होंने यानी वीडी सावरकर ने क्या किया, तो इन्होंने आपको मैजनी की आत्मकथा को किस भाषा में, मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। मैजनी की आत्मकथा को मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। इसी संगठन से जुड़ा एक बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति था भाई, इंडिया हाउस का ही, और वह व्यक्ति का नाम है मदन लाल धिंगरा। बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति। और यह मदन लाल धिंगरा यह इसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने करजन वाइली की हत्या की थी। किसकी हत्या की, करजन वाइली की हत्या किसने, मदन लाल धिंगरा ने। करजन वाइली कौन था, भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था। करजन वाइली जो भारत सचिव हुआ करता था, जो ब्रिटेन में बैठता था, उसका यह राजनीतिक सलाहकार था। उसको गोली मारकर इन्होंने हत्या की थी। और जब इन्हें मृत्युदंड दिया जाता है तो ये कहते हैं कि मैं बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मैं हर बार उस मां के गर्भ से पैदा हूं और भारत की मुक्ति के लिए हर बार, भारत की स्वतंत्रता के लिए मैं बलिदानी पर चढ़ूं। तो यह थे करजन वाइली। तो इन्होंने ही आपको ब्रिटेन में ही देखो, वहां पे ही संगठन बनाए और वहां पे भारत सचिव के जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनको गोली मारकर इन्होंने हत्या की। प्रश्न यहां सभी पूछा हुआ है। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो फ्रांस में भी कुछ क्रांतिकारी संगठन बनाए जा रहे हैं। अब फ्रांस में जो क्रांतिकारी, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई श्रीमती वीकाजी रुस्तम गामा। तो यह जो थी श्रीमती वीकाजी रुस्तम गामा, यह जो वीकाजी गामा पहले से देखते हो ना, आज भी वीकाजी गामा है तो साउथ दिल्ली में, वीकाजी गामा मोतीबाग से आगे बढ़ोगे तो यह आपको बहुत क्रांतिकारी ये भी थी। पेरिस में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित करने का काम किया। और वहां से इन्होंने एक पत्रिका निकाला था पेरिस से, क्योंकि फ्रांस जो है वह ब्रिटिश विरोधी राष्ट्र था। तो यहां से इन्होंने एक क्रांतिकारी पत्रिका निकाला था पेरिस से। और वह पत्रिका क्या था, तो यह जो पत्रिका था जो इन्होंने निकाला था वह था वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो इन्होंने पेरिस से एक क्रांतिकारी पत्रिका प्रकाशित किया था, क्रांतिकारी पत्रिका। और वह पत्रिका क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम, इसका प्रकाशन वहां से पेरिस से किया गया था। इसी प्रकार के क्रांतिकारी संगठन में अगर हम लोग देख लें तो अमेरिका भी कम नहीं रहा। अमेरिका में आप देख रहे हो कि एक यहां भी संगठन बनाया गया 1913 में, और यह संगठन था हिंद एसोसिएशन। हिंद एसोसिएशन, अमेरिका में एक संगठन बनाया गया हिंद एसोसिएशन 1913 में, इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलकर इसी संगठन का नाम जो रख दिया गया वह कौन सा, तो गद्दर पार्टी, क्योंकि यह एक पत्रिका निकालता था। पत्रिका का नाम था गद्दर, और यह पत्रिका बहुत सारी भाषाओं में प्रकाशित होता था। यह आपको मराठी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, इन सभी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी,
और भी भारतीय भाषाओं में यह पत्रिका प्रकाशित होता था, गद्दर पत्रिका। अब इसकी जो गद्दर पार्टी की जो स्थापना जो की गई थी, यह की गई थी कहाँ? सेंट फ्रांसिस्को में। यह अमेरिका में एक जगह है ना, सेंट फ्रांसिस्को, यहां से इसकी स्थापना की गई थी गद्दर पार्टी, और यहीं से पत्रिका प्रकाशित होता था। अब यहां जो इसको गद्दर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वह थे सोहन सिंह भाकना। इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना यह इसके अध्यक्ष थे, सोहन सिंह भाकना जो गद्दर पार्टी है। और इसके जो महासचिव थे वह थे लाला हरदयाल, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे लाला हरदयाल। यह इसके यानी अध्यक्ष, इसके सचिव वह कौन है? लाला हरदयाल। यह लाला हरदयाल इसके सचिव हुआ करते थे, महासचिव। और इसी से जुड़े हुए एक और व्यक्ति थे भाई परमानंद, जो परमानंद कॉलोनी यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, परमानंद कॉलोनी, उन्हीं के नाम पे। तो भाई परमानंद जो है यह इसी पार्टी से, गद्दर पार्टी से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि सब पंजाबियों को ही तो बसाया गया है ना इधर सारा में। तो यह उसी से जुड़े हुए थे भाई परमानंद, इसी गद्दर से, इसी गद्दर पार्टी से जुड़े हुए थे भाई परमानंद भी। उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ऐसे तो यह कोई धार्मिक पार्टी नहीं था, धर्मनिरपेक्ष पार्टी था, धर्मनिरपेक्ष पार्टी था। अब यह जो था ये इसलिए स्थापित किया गया था, इसका भी उद्देश्य था स्थापना के पीछे कि जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं उनको एकजुट किया जाए। यहां भी क्या है कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करना, तो उसी तरीके से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को क्या किया जाए? एकजुट किया जाए, और भारतीय समस्याओं को यहां भी उठाया जाए, यहाँ के सरकार पर भी दबाव बनाया जाए कि भाई आप हमारी भी चिंता करें, हमारे देश की भी चिंता करें, भारत के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो इसके लिए ये सारे विदेशों में भी क्रांतिकारी संगठन बनाए जा रहे थे। यही आपको गद्दर, अब गद्दर आंदोलन आप देखते हो कि आगे चलकर यह एक आंदोलन का रूप ले लेता है। 1913 में गद्दर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि चूंकि ब्रिटिश विरोधी प्रचार प्रसार इसमें किया जा रहा था पत्रिका में, और उसी समय आगे चलकर क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि बनने शुरुआत हो गई, 13 से पृष्ठभूमि बनने लगी। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई तो अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब क्या हो गए? फ्रांस, ये सब क्या हो गए? एक तरफ चले गए। अब ऐसे में जो वहां पे जो भारतीय थे, ब्रिटेन के दबाव में, वहां की सरकार के द्वारा दबाव बनाया गया, और दबाव बनाकर उन संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो यहां पे एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे गद्दर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी से जुड़ा एक और घटना है, और वह घटना है कामागाटा मारू, कामागाटा मारू प्रकरण। अब यह जो कामागाटा मारू है, यह आपका यह 1914 में, और कामागाटा मारू क्या था? यह एक जहाज का नाम है, यह किसी व्यक्ति और पक्षी का नाम नहीं है, यह जहाज है। और यह जहाज कहाँ का है? यह जापान का जहाज था, और इस जहाज को लिया गया था किराए पर। गुरुदत्त सिंह ने इस जापानी जहाज को, गुरुदत्त सिंह ने इस जापानी जहाज को क्या किया? किराए पर लिया था, और किराए पर इस जापानी जहाज को लेकर यह इंडोनेशिया से भारतीयों को, जो भारतीय मूल के लोग थे, उनको लेकर कहां जाना था? कहां जाना था? कनाडा, क्योंकि वहां पे भारतीयों की जो समस्या थी, बड़ा भारतीय आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। तो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उन भारतीयों की दशा को देखते हुए गुरुदत्त सिंह ने एक जापान से किराए पर जहाज लिया, कामागाटा मारू जहाज,
और इसको लेकर ये चले जाते हैं कनाडा, जहां पे जाकर के भारतीयों की दशा में थोड़ा सुधार हो। देखो आज से ही नहीं कनाडा में भारतीय जा रहे हैं, शुरू से ही जा रहे हैं। अब यह जब जहाज कनाडा के समुद्र तट पर पहुंचा तो उधर युद्ध की शुरुआत हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। राजनीतिक समीकरण बदल गया, अब अमेरिका ब्रिटेन के साथ खड़ा था। तो वहां पे एक कानून बनाया गया ब्रिटेन के दबाव में कि ऐसे किसी भी जहाज को नहीं आने दिया जाएगा जो किसी दूसरे मुल्क के लोगों को लेकर और दूसरे देश से आ रहे हों। समझना, वैसे किसी भी जहाज को कनाडा के समुद्र तट पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो किसी दूसरे मुल्क के लोगों को किसी दूसरे मुल्क से लेकर आ रहे हों। यानी सिर्फ वही जहाज अब आएगा जो उसी पार्टिकुलर देश से चला हो और उस देश के जहां से लोग हों। अब यह जहाज क्या था? जापानी जहाज। भारतीय लोग जा कहां से रहा है? इंडोनेशिया से। अब यहां पे लोग पहुंचे, भूखे प्यासे लोग, और उनको उतरने ही नहीं दिया जा रहा है तट पर, समुद्र तट पर। जहाज को वापस लौटा दिया गया कि नहीं जाओ, भारतीय लोग हैं तो भारत पहुंचो लेकर और भारत से आओ तब हम आने देंगे। बताओ, लोग परेशान हो गया नहीं? ऐसे ही आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में लोग हैं, परेशानी की वजह से उस मुल्क में जा रहे हैं। अब दोहरी परेशानी इनको झेलना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत इन्होंने विरोध किया लेकिन जहाज को लौटा दिया गया और जहाज पहुंच गया कहां? बजबज, कलकत्ता। अब कलकत्ता जब यह जहाज पहुंचा तो यहां पे जो लोग थे वे काफी नाराज थे। पहुंचते ही उत्पात मचाना स्टार्ट किया, ब्रिटिश सेनाओं को मारना स्टार्ट कर दिया, उनकी झड़प हो गई। और झड़प हुई तो उसके बाद फिर ये लोग वहां से भागते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है। अब इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित किया गया, इस घटना की जांच के लिए कि भाई इस घटना को आखिर अंजाम क्यों दिया गया। तो इस घटना की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित हुई थी, इसको लिख लेना, जांच कमेटी। इस घटना की जांच के लिए, कामागाटामारू घटना की जांच के लिए। और यह जो कमेटी बनी, यह किस नाम से? शोर कमेटी के नाम से। शोर कमेटी। अब यह पूछ देगा कि शोर कमेटी किससे संबंधित है? तो यह कामागाटामारू घटनाओं की जांच से संबंधित है। और यह जो शोर कमेटी बना, इसमें आपको जो लोग थे भारतीय, इसमें हुसैन रहीम थे, सोहन लाल पाठक थे, बलवंत सिंह थे। तो इसमें भारतीयों के रूप में आपको हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, यह आपको भारतीय के रूप में थे। बलवंत सिंह थे। तो ये सब लोग इसमें कमेटी में शामिल थे। बलवंत सिंह, ये सारे लोग इस कमेटी में शामिल थे, शोर कमेटी में शामिल थे। अब इसको लेकर भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया था, जिसे आपको कहा जाता है कामागाटामारू घटना। और इसी घटना के कारण पंजाब में जो लोग थे वो बड़ा ब्रिटिश से नाराज थे। यह जो आगे चलकर पंजाब में जो आप देख रहे हो कि जो घटना जो घटित हुआ और जो रॉलेट सत्याग्रह का जो विरोध इतना हो रहा था, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। रॉलेट एक्ट को लाने के पीछे ब्रिटिश सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। यह घटना भी, गद्दर आंदोलन और कामागाटामारू प्रकरण, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसका हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या इनकी भूमिका थी जिसके कारण रॉलेट सत्याग्रह को लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ अब हम लोग एक नई विचारधारा की ओर आएंगे और वह विचारधारा होगा गांधीवादी। तो कल जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे गांधीवादी विचारधारा क्या है और फिर वह विचारधारा किस प्रकार की है, फिर कैसे राष्ट्रीय आंदोलन चलाई जा रही है गांधी के नेतृत्व में। तो उससे हम लोग अगली क्लास में उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है।